अच्छा बेटा, आज की क्लास से हमारी प्रॉपर इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो आपकी पूरी इकोनॉमिक्स बनाता है। इसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की जरा डेफिनेशन को देखिएगा। कहता है कि भाई, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। क्या मतलब है इसका, जरा समझिएगा। यहां पे देखें। कहता है जी कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह है आपके इकोनॉमी में जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है ना। पहले तो एक टर्म को समझें कि मार्केट क्या होती है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये दोनों मिलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज होते हैं। वो कहलाई जाती है मार्केट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पोजिशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ठीक है ना। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट देयर इज वन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड वन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और इक्विलिब्रियम पे ना ही आपके पास कोई शॉर्टेज होती है, ना ही आपके पास कोई सरप्लस होता है। अब ये क्या होती है बेटे, जरा डेफिनेशन को समझो। देखो भाई, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पोजिशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। बेटा, डिमांड कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर। डिमांड कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर। और सप्लाई कौन क्रिएट करता है? प्रोड्यूसर। सप्लाई कौन क्रिएट कर रहा है? प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहा है। तो जब मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। जब मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट इक्विलिब्रियम आपकी इकोनॉमी में एक ऐसी जगह है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों चीजें बराबर होती। ठीक है ना। अब यहां पे जरा डायग्राम को देखो, फिर हम लोग फर्दर डेफिनेशन को इन डेप्थ देख रहे होंगे। बेटा जी, ये देखिएगा। वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई है आपकी क्वांटिटी। ठीक है ना। ये आपके पास डिमांड का कर्व आ गया, ये आपके पास सप्लाई का कर्व आ गया। ये सप्लाई आ गया, ये डिमांड आ गया। बेटे ये पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, इसको मैं रेफर करूंगा एक्समैन से। एक्समैन मूवी आई थी एक, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ एक्समैन। जहां पर ये एक्समैन आपके पास बनता है, इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास एक मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा है। यहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हैं। तो जहां पर आपके पास बेटा ये एक्समैन बन रहा होगा, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होंगे। अब बेटा कहानी सुनो। ये देखो जरा, ये क्या निकला है आपके पास? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? कि इतना सामान मेरा कंज्यूमर खरीदना चाहता है, इतना सामान मेरा कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और इतना सामान मेरा प्रोड्यूसर बना रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना सामान मेरा कंज्यूमर खरीद रहा है और इतना सामान मेरा प्रोड्यूसर बना रहा है। मेरा कंज्यूमर इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि दिस इज इक्विलिब्रियम एक्स मैन, जहां पर मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदने को तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचने को तैयार है। मेरा कंज्यूमर इस प्राइस पे खरीदने को तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे बेचने को तैयार है। दिस इज व्हाट मार्केट इक्विलिब्रियम इज, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात बेटा? बेटा मेरे नाम पे टैप करेंगे, चैट बॉक्स खुल जाएगा, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। ठीक है जी। अब जरा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको यह बता दिया कि मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल, बराबरी, जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर है। बेटा एक और आपके पास चीज होती है, उसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम। ये ऐसा स्टेज होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई ये बराबर ना हो, बराबर ना हो। तो जहां पर ये दोनों चीजें बराबर होती हैं बेटा, वो कहलाया जाता है इक्विलिब्रियम। बट ऐसा स्टेज जहां पर ये बराबर ना हो,
उसे हम लोग कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम हमारे मार्केट में दो तरह के होते हैं, ठीक है। हम लोग अब बात करें डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम आपकी मार्केट में दो तरह की होती है। एक होती है शॉर्टेज और एक होती है सरप्लस। अभी मैं फिलहाल शॉर्टेज की बात कर रहा हूं। शॉर्टेज का बेटा उर्दू में मतलब क्या होता है? इसका उर्दू में मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना। यानी कि मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा है बट बेचने वाले लोग काफी कम है। मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, बट बेचने वाले लोग काफी कम है आपके पास। तो शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और मार्केट में सप्लाई क्या है, कम है। इसकी एग्जाम्पल आपको अगर दूं तो कोविड के टाइम पे जो मास्क की सूरत हाल थी, हर बंदे को मास्क चाहिए था, मार्केट में प्रोड्यूसर था नहीं मास्क का, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही थी बार बार। तो एग्जाम्पल मास्क ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, मास्क ड्यूरिंग कोविड। हर बंदे को मास्क चाहिए था लेकिन मार्केट में मास्क की सप्लाई नहीं थी। तो शॉर्टेज का मतलब होता है किसी भी चीज की मार्केट में कमी होना जहां पर डिमांड ज्यादा है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं बट बेचने वाले लोग काफी कम है। शॉर्टेज का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? शॉर्टेज का दूसरा नाम होता है एक्सेस डिमांड। दूसरा नाम इसका होता है बेटा एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब इसको जरा डायग्रामेटिकली देखो। यहां पर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। ये आपके पास डिमांड करवा रही है, ये आपके पास सप्लाई करवा रही है, ठीक है। सप्लाई डिमांड, यहां पर एक्समैन बन रहा है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और बेटा जी ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ठीक है ना। ये हमारा हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, एकदम से ये हुआ कि मार्केट में प्राइसेस गिर गई। मार्केट में प्राइसेस क्या हो गई, गिर गई। तो बेटा अगर प्राइस गिरेगी तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी बताओ। प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़ेगी या कम होगी, फौरन से बताओ। प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी बेटा? बेटा बाकी सब सो रहे हैं, सिर्फ दानियाल जवाब दे रहा है, बाकी सब भी बताएं। डिमांड बढ़ेगी, वेरी गुड। बेटा जब आपके पास प्राइसेस कम होंगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा अभी यहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, यानी कि लेट से कंज्यूमर 100 यूनिट मांग रहा है और प्रोड्यूसर 100 यूनिट बेच रहा है। तो बेटा जब प्राइसेस कम होंगी तो उससे आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगी, वो बढ़ जाएगी। और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, मेरी प्राइसेस गिर गई, मेरी प्राइसेस गिर गई और मेरी प्राइस आ गई है पी से P1। प्राइसेस गिर गई, प्राइस आ गई फ्रॉम P टू P1। अब देखो बेटा जब मेरे पास प्राइसेस गिर रही हैं तो मैं अपने डिमांड कर्व से कहां पर टकरा रहा हूं, यहां पर। मैं अपने डिमांड कर्व से कहां पर टकरा रहा हूं, यहां पर। यानी कि मेरा कंज्यूमर पहले के मुकाबले में ज्यादा सामान खरीदने को रेडी है, ठीक है। मेरा कंज्यूमर पहले के मुकाबले में ज्यादा सामान खरीदने को रेडी है। और मैं सप्लाई कर्व से कहां पर टकरा रहा हूं, यहां पर। यानी कि इस डिक्रीज प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ इतना माल बेचना चाहता है वरना उसको नुकसान होगा, ठीक है ना। तो अब देखो जब आपकी प्राइस लेवल फॉल हुई, मैं डिमांड कर्व से कहां टकरा रहा हूं, इधर पॉइंट ए पे। यानी कि इस डिक्रीज प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदना चाहता है क्यूडी, बट मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ इतना माल बेचना चाहता है, दैट इज क्यूएस, ठीक है जी, दैट इज क्यूएस। बेटा जी मार्केट में क्यूडी से लेके क्यूएस तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, मार्केट में क्यूडी से लेके क्यूएस तक आपके पास क्रिएट हो जाएगी शॉर्टेज। यहाँ पे दूसरा नाम क्या है इसका, एक्सेस डिमांड। कोई मसले वाली बात है बेटा, कोई मसले वाली बात? हम्म। दानियाल बेटा प्राइस कम हो गई,
प्राइस कम होगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ही है। और सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई कम होगी बढ़ेगी, कम होगी। देखो प्राइस कम हुई, मैं डिमांड से यहां पे टकरा रहा हूं, यानी कि मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदना चाहता है। मैं सप्लाई से यहां पे टकरा रहा हूं, यानी कि मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ इतना माल बेचना चाहता है। पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या चल रही थी, 100। अब जब प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर कहता है कि मुझे 200 यूनिट दो, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है मैं खाली कितने दूंगा, 50। तो डिमांड आपकी ज्यादा हो गई और सप्लाई आपकी मार्केट में कम हो गई, तो बेटे क्या क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। अब बात समझ में आई है। अब आगे सुनो बेटा, एग्जामिनर एमसीक्यूज में किस तरह आपको तंग करेगा, जरा समझना। एग्जामिनर ना एक लाइन ऐसे भी बना के दे सकता है, यहां पे इससे लिखा पॉइंट सी। तो वो आपसे पूछेगा कि यार मुझे ये बताओ, शॉर्टेज का एरिया कौन सा है। शॉर्टेज का एरिया मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट सी फॉर एग्जाम्पल। शॉर्टेज का एरिया कौन सा है, शॉर्टेज का एरिया ई से सी का एरिया है, ई से ए का एरिया है, ए से सी का एरिया है, या ए से बी का एरिया है। ठीक है। तो बेट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, शॉर्टेज का जो गैप होता है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल गैप होता है। आप लोग मिस्टेक करते हो, गलत आंसर लिख के आते हो। शॉर्टेज का जो गैप होता है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है फ्रॉम ए टू बी, या क्यूडी से क्यूएस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस किस चीज का है, आपकी शॉर्टेज। सही है। तो ये एमसीक्यूज का बेटा जरा सही तरह लिख के आना आंसर। अब बेटा बात कर लेते हैं जरा सोल्यूशंस पे, कि यार इसको सॉल्व भी तो करना है। प्रॉब्लम तो आ गई कि प्राइस कम हुई, हमारे पास शॉर्टेज आ गई। अब उसको सुधारना भी है, सॉल्व भी करना है। तो बेटा सॉल्व करने का पहला तरीका, मुझे ये बताओ कि शॉर्टेज आई क्यों थी, वजह क्या थी शॉर्टेज आने की, जल्दी से बता दे। क्यों आई थी शॉर्टेज भाई, जल्दी से बताएं बेटा, शॉर्टेज क्यों आ रही थी। इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई क्यों हो रहा था। हाँ डिमांड जो इंक्रीज हुई थी बेटा वो क्यों हो रही थी, प्राइस डिक्रीज की वजह से ना। प्राइस डिक्रीज हुई तो आपकी डिमांड बढ़ गई और आपकी सप्लाई कम हो गई, यही वजह थी कि प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो गई। तो पहला सोल्यूशन क्या है, सीधा सीधा प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो भाई। ठीक है ना, सिंपल है। प्राइस बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी और आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगी, डिमांड आपकी पीछे आएगी और सप्लाई आपकी बढ़ेगी, आप वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पहला सिंपल तरीका कि प्राइस कम से मसला हुआ था, प्राइस बढ़ा दे। दूसरा सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन बेटा, जब कोविड आया था, जब कोविड आया था तो हमारे पास एक मसला था। वो मसला क्या था, वो मसला क्या था कि अपने पास मास्क खरीदने वाले बहुत थे बट बेचने वाले काफी कम थे। तो हम लोगों ने चीनों के साथ क्या किया, हम लोगों ने चीनों से माल मंगवाना शुरू किया, यानी कि हम लोगों ने चाइनीज से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। जब हम लोग चाइना से सामान मंगवाना शुरू करेंगे तो बेटा वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा इंपोर्ट। कि आप बाहर से सामान इंपोर्ट कर लें, ठीक है, आप बाहर से मास्क इंपोर्ट कर लें तो आपकी शॉर्टेज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है शॉर्टेज खत्म करने का। दानियाल का पॉइंट आया सर सप्लाई भी तो बढ़ा सकते हैं, बेटा वो बात की बात है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन बेटा अगर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा ना, ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बात आपको बता रहा हूं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक टर्म होती है उसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू
माइनस इंपोर्ट में जाने वाला पैसा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपोर्ट क्या होता है? मैंने पाकिस्तान से ये पेंसिल चाइना बेची, तो पाकिस्तान से जब ये सामान चाइना जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा। मैंने ये बॉटल चाइना से मंगवाई है, तो जब चाइना से ये बॉटल पाकिस्तान में आएगी तो ये इंपोर्ट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। बेटा एक मसला यहां पे ये आता है कि जब आप बार बार इंपोर्ट करवाते रहते हैं तो आप ये देखें आपकी नेगेटिव साइड बढ़ रही है। जब आपकी नेगेटिव साइड बढ़ेगी तो आपका ओवरऑल बैलेंस जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल बैलेंस गिरने का डर है। तो अगर आप बार बार इंपोर्ट करवाते गए तो एक थ्रेट है आपके पास, एक थ्रेट है। वो थ्रेट क्या है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खराब हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होता है तो वो कहलाया जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला गया। डेफिसिट मतलब माइनस में चला गया, डेफिसिट माइनस माइनस में चला गया। फॉर एग्जाम्पल भाई, मेरी एक्सपोर्ट हो रही है 100 रुपए की, सामान इंपोर्ट करवा लिया मैंने 150 का, तो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आ रहा है आपके पास? -50। तो ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कहलाया जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होने का डर रहता है। कोई मसले वाली बात, कोई प्रॉब्लम है? बेटा लाइबा और लाइबा और अलीजा आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। क्लियर हो गई हैं बेटा सारी चीजें? मैं बोल रहा हूं कि सारी बातें क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन तो मैंने कोई पूछा ही नहीं है लाइबा। सही। तो ये है आपके पास बेटा शॉर्टेज। अब डिसइक्विलिब्रियम की दूसरी कैटेगरी पे आ जाए, इसका नाम है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस कब होता है? जब मार्केट में आपकी सप्लाई ज्यादा हो और मार्केट में डिमांड कम हो, यानी कि मार्केट में बेचने वाले लोग काफी ज्यादा हैं और खरीदने वाले लोग काफी कम हैं। मार्केट में सेलर काफी ज्यादा है और कंज्यूमर जो है वो काफी कम है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रही है मानू। सेलर ज्यादा है, डिमांड कम है। अब इसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मास्क आफ्टर कोविड। बेटा देखो आपका कोविड खत्म हो गया, आपका कोविड खत्म हो गया, अब तो कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, ठीक है ना। तो जब कोई भी बंदा मास्क नहीं पहन रहा, इसका मतलब है कि डिमांड क्या हो गई है? मास्क की कम हो गई है। लेकिन बेटा जो मास्क कोविड के दौरान बन चुका है, अब मैं उसको मशीन में डाल के वापस से रॉ मटेरियल तो नहीं बना सकता ना, वो तो बन गया, वो तो मार्केट में आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट में जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो वो क्या कहलाया जाता है? सरप्लस कहलाया जाता है। सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है? जिस तरह शॉर्टेज का दूसरा नाम एक्सेस डिमांड था, वैसे ही सरप्लस का दूसरा नाम क्या होगा बेटा? एक्सेस सप्लाई, ठीक है। इसका दूसरा नाम होगा बेटा जी एक्सेस सप्लाई। अब मानूर बताता हूं, 2 मिनट रुके। ये क्या है? एक्सेस सप्लाई, सही है। अब देखो आपके सामने वही एक्समैन आ गया, वही वाला एक्समैन आ गया कि भाई ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी, वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं कि लेट से आपके मुल्क में प्राइसेस बढ़ गई, आपके मुल्क में प्राइसेस बढ़ गई। तो जब बेटा प्राइस बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी डिमांड गिरेगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। मैं कहता हूं कि लेट से देखो ये प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ के चली गई फ्रॉम P2 P1, फ्रॉम P2 P1। अब बेटा इस इंक्रीज प्राइस लेवल पे जब मेरी प्राइसेस बढ़ी, इस इंक्रीज प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर देखो मैं सप्लाई से इधर टकरा रहा हूं, तो मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचने को तैयार है, बट मेरा कंज्यूमर जो मैं डिमांड से यहां पे टकरा रहा हूं, मेरा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ इतना सामान खरीदने को तैयार है। यानी कि लेट से पहले 100 रुपए का इक्विलिब्रियम था, 100 यूनिट का इक्विलिब्रियम था। प्राइस बढ़ने के बाद
प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं 150 यूनिट बेचूंगा, बट कंज्यूमर ने कहा भाई मैं तो खाली 50 लूंगा क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा सरप्लस। ये क्या क्रिएट हो जाएगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पे देखें बेटा, मैं अपनी सप्लाई से यहां टकरा रहा हूं पॉइंट ए पे, तो मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचना चाह रहा है, दैट इज क्यू एस। मैं डिमांड से यहां पे टकरा रहा हूं पॉइंट बी पे, तो मेरा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ इतना सामान खरीदना चाहता है, दैट इज क्यू डी। तो बेटा मार्केट में क्यू डी से लेके क्यू एस तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, मार्केट में क्यू डी से लेके क्यू एस तक आपके पास क्रिएट हो जाएगी सरप्लस। कोई प्रॉब्लम? जी मानूर आप पूछें बेटा। मानूर आप कुछ पूछ रही थी। सरप्लस भी एक सोल्यूशन हो है कि नहीं? नहीं बेटा, सरप्लस शॉर्टेज का सोल्यूशन थोड़ी है। सरप्लस तो खुद में ही एक मसला है, तो वो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? समझी? अब आगे सुनो बेटा, जिस तरह हम लोगों ने शॉर्टेज को सॉल्व किया था, उसी तरह सरप्लस को भी सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस पे आ जाएं। मुझे ये बताएं कि सरप्लस हुई क्यों है, सरप्लस हुई क्यों है, जल्दी से बता दो, टाइम कम है। जल्दी बताएं सरप्लस हुई क्यों है। बेटा जल्दी से बताइएगा कि सरप्लस हो क्यों रही है आपके पास। सरप्लस इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी प्राइस बढ़ रही है, वेरी गुड। ठीक है, सरप्लस इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तभी तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो सरप्लस हो रही है क्योंकि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो बेटा पहला तरीका क्या है, प्राइसेस क्या कर दो, कम कर दो। प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़ेगी, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे देखो, मैं इधर हूं ना ए और बी पे, तो बेटा जब मैं प्राइसेस कम करूंगा तो देखो क्वांटिटी सप्लाई मेरे पास कम हो रही है और क्वांटिटी डिमांड मेरे पास बढ़ रही है। मैं वापस से किधर आ जाऊंगा, मैं वापस से अपने ई पे आके बैठ जाऊंगा। ठीक है जी, तो पहला तरीका हो गया प्राइस कम कर लो, वेरी गुड। आगे सुनो, दूसरी बात बेटा, शॉर्टेज में हम लोग इंपोर्ट करते थे, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री में बेच दो। पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट होते हैं ना चाइना, क्योंकि वो तो गधे का गोश्त खाते हैं। अब पाकिस्तान में गधे बहुत बढ़ गए, तो गधे हमने एक्सपोर्ट कर दिए चाइना, तो एक्सपोर्ट करो। सही है बेटा, इंपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होता है, तो एक्सपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, इंप्रूव। यानी कि वो किस में जाना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाएगा। कोई मसला बेटा? कोई मसला? वेरी गुड। अब बेटा मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो अक्सर आपके पेपर 2 में 6 मार्क की तो कम से कम टेस्ट होंगी ही, 6 मार्क का कम से कम भी टेस्ट होगा पेपर 2 में। ये है किसी भी सवाल का पार्ट सी, किसी भी सवाल का पार्ट सी। पार्ट सी जो होता है बेटा वो 6 मार्क का होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, कैसा क्वेश्चन आएगा देखिएगा जरा। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, explain using diagram, comma, the effect on market equilibrium, the effect on market equilibrium of increase in income, of increase in income। ठीक है, पार्ट सी है तो कितने मार्क का है बेटा, 6 मार्क का। कहता है कि डायग्राम बना के मुझे ये समझा दो कि अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो उससे आपके मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा।
तो बेटा एक चीज को जरा समझ लें, जब भी 6 मार्क का सवाल हो, पार्ट सी, जब भी 6 मार्क का सवाल हो और वो आपको इस तरह लिख के दे एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो उसमें हमेशा ये बात याद रखना कि 4 मार्क जो है ना आपके, 4 मार्क किसके हैं? डायग्राम के। 4 मार्क किसके हैं आपके? डायग्राम के। और रिमेनिंग 2 मार्क किसके हैं आपके? एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, 4 मार्क डायग्राम के हैं और रिमेनिंग 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के। मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं कि डायग्राम में मार्क्स किस तरह मिलते हैं। ठीक है, 4 मार्क हमने अलग करने। अब यहां पे देखें बेटा, बोलता है कि भाई डायग्राम बना के मुझे ये बता दो कि अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो उससे आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या अफेक्ट आएगा। तो देखो यहां पे बेटा, सबसे पहले मैंने एक्सेस खींचा, यहां पे लिखा मैंने प्राइस और यहां पे लिखा मैंने क्वांटिटी। मुझे कितने मार्क मिल गए? 1 मार्क मिल गए। अब आप डायग्राम खाली छोड़ के आ जाओ, आप डायग्राम खाली छोड़ के आ जाए, 1 मार्क मिल गया आप, वो कहीं नहीं जाता। तो बेटा 1 मार्क किस चीज के लिए है? 1 मार्क आपका है फॉर लेबलिंग, करेक्ट लेबलिंग। ठीक है, करेक्ट लेबलिंग। अगर तो आपकी लेबलिंग गलत है और आपकी रिमेनिंग डायग्राम पूरी करेक्ट है बेटा, फिर भी 0 देगा वो। सही है, तो लेबलिंग बहुत मैटर करती है। आपने डायग्राम के एक्सेस खींचे, लेबलिंग की, कितने मार्क मिल गए आपको? 1 मार्क। अब वो कोई नहीं छीनेगा आपसे। आगे सुनो बेटा, डायग्राम बनाने का दूसरा स्टेप, पहला स्टेप एक्सेस खींचना, लेबलिंग करना, दूसरा स्टेप है एक्समैन बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? एक्समैन बनाना। ये आ गई डिमांड, ये आ गई सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम ई, ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा जी ये आ गई आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। यहां पर आपको दूसरा मार्क मिल गया। पहला मार्क लेबलिंग का, दूसरा मार्क इनिशियल प्राइस और इनिशियल एक्समैन बताने का। 1 मार्क किस चीज का? 1 मार्क आपको मिलेगा बेटा इनिशियल एक्समैन बताने का, इनिशियल एक्समैन, यानी कि इनिशियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब आप ये बता देंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क मिल चुके हैं अब तक, पहला मार्क लेबलिंग, दूसरा मार्क एक्समैन बनाने का। बेटा अब मुझे ये बताओ, आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास क्या हो रहा है जल्दी से बताओ? इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ने से किस पे अफेक्ट आता है? डिमांड पे कि सप्लाई पे? जल्दी से बता दें। इनकम बढ़ने से डिमांड पे अफेक्ट आता है कि सप्लाई पे अफेक्ट आता है? डिमांड पे। जी, किस पे अफेक्ट आएगा जल्दी से बताओ भाई। डिमांड पे, वेरी गुड बेटा। डिमांड बढ़ेगी कि डिमांड कम होगी? जल्दी से बताओ। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी? डिमांड बढ़ेगी, एक्सीलेंट। तो बेटा यहां पर आप क्या करेंगे? आप डिमांड को बढ़ा के दिखाएंगे। ये लो कि आपकी डिमांड जो है वो राइटवर्ड चली जाएगी फ्रॉम D to D1। बेटा यहां पर कितने मार्क मिल गए आपको? 3 मार्क। तो 1 मार्क किसका है? 1 मार्क आपके पास है शिफ्ट का। अब वो कोई भी कुछ भी शिफ्ट हो रहा हो, डिमांड शिफ्ट हो, सप्लाई शिफ्ट हो, कुछ भी हो, 1 मार्क किसका है आपके पास? शिफ्ट का। तो ये 3 मार्क हो गए आपके। पहला मार्क लेबलिंग, दूसरा मार्क इनिशियल एक्सपेंड, तीसरा मार्क शिफ्ट, चौथा मार्क। बेटा चौथा मार्क कहां पे मिलता है? नए एक्समैन पे। चौथा मार्क कहां पे मिलेगा? नए एक्समैन पे, जहां पर ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और बेटा जी ये नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। प्राइस लेवल पी से P1, क्वांटिटी क्यू से Q1। तो बेटा यहां पर चौथा मार्क किस चीज का मिल रहा है? न्यू, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर आपके 4 मार्क पूरे हो चुके हैं। पहला मार्क लेबलिंग, दूसरा मार्क इनिशियल एक्समैन, तीसरा मार्क शिफ्ट, चौथा मार्क नई प्राइस और नई क्वांटिटी।
यहां पर बेटा 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल चुके हैं। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात बेटा? तो इस क्वेश्चन से जो हमने टॉपिक अभी देखा है इसका नाम है चेंजेस इन मार्केट। चेंजेस इन मार्केट, ये इस टॉपिक का नाम है। सही है। अब सर 2 मार्क की एक्सप्लेनेशन कितनी लिखनी है बेटा? यहां पे देखो जरा किस तरह लिखेंगे आप। सिर्फ 2 मार्क की लिखेंगे। आप लिखेंगे भाई, इनिशियली द इक्विलिब्रियम is at point E, is at point E, where the equilibrium price level, where the equilibrium price is P and equilibrium quantity and equilibrium quantity is Q। ठीक है, ये आपने अपना बेसिक पॉइंट बता दिया कि जी इनिशियली आपके पास इक्विलिब्रियम चल रहा था ई पे, प्राइस लेवल पी थी, क्वांटिटी क्यू थी। अब आगे बताओ, फुल स्टॉप। एन इंक्रीज इन इनकम, एन इंक्रीज इन इनकम will shift demand curve, will shift demand curve राइट वर्ड। बेटा ये चीज लिखना जरूरी है, will shift demand curve rightwards from D to D1 comma creating a new equilibrium price, या इंक्रीजिंग, सीधा सीधा इंक्रीजिंग लिखो, D to D1 creating a new equilibrium, creating a new equilibrium at E1। ठीक है, ये हम लोग सारी लेबलिंग यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीजिंग equilibrium price to P1, increasing equilibrium price to P1 and increasing equilibrium quantity to Q1। बस इतना काम करना है आपको। सारे के सारे अपने वेरिएबल्स एक्सप्लेन करने, आपको सारी की सारी कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। आपने बताना है कि जी डिमांड राइटवर्ड जाएगी तो ई से E1 आ गए, प्राइसेस आपकी बढ़ गई फ्रॉम P टू P1 एंड क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है फ्रॉम Q टू Q1। बेटा गेम समझ में आ गया पूरा? गेम समझ में आ गया पूरा? क्लियर हो गई है सारी चीजें? चले जी, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज। होमवर्क अभी नहीं है, मैं होमवर्क नेक्स्ट क्लास में दूंगा। जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।